स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हमें सेक्शन 14 ऑफ एंटी एकोमोडेशन एक्ट पढ़नी है। 14 से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं पहले। सेक्शन 14 बात करती है उपभाड़े पर देने पर निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन सबलेटिंग। सबलेटिंग मींस मैंने पहले भी बताया, सबलेटिंग का मतलब होता है कि एक कोई एकोमोडेशन मकान जो किराएदार ने किसी किराएदार को किराए पर दिया है और उस मकान का कोई एक भाग अगेन किसी थर्ड पर्सन को फिर से किराए पर दे दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सबलेटिंग। एक ही मकान है, उसमें दो किराएदार रह रहे हैं, तो वो होता है सबलेटिंग। तो ये लॉफुल होता है और अनलॉफुल होता है। सेक्शन 14 में आपको कंडीशंस बताइए कि ये लॉफुल कैसा है ना। उपभाड़े पर देने पर निर्बंधन और रिस्ट्रिक्शंस ऑन सबलेटिंग, है ना। देखते हैं अंदर क्या लिखा है तो क्लियर होगा। इसमें लिखा है कोई भी अभिधारी भूस्वामी की लिखित पूर्व सम्मति के बिना। तो यहाँ पे क्या होता है, किराएदार जो होता है वो ही किसी थर्ड पर्सन को किराए पर दे देता है मकान। मतलब उसने जो मकान किराए पर लिया है उसी मकान को किसी थर्ड पर्सन को किराए पर दे रहा है। तो कायदे से जो किराएदार है उसकी तो कोई मतलब है नहीं कि वो किराए पर दे, क्योंकि उसका घर तो है नहीं कि वो किस अधिकार से किराए पर दे सकता है। तो अगर वो भूस्वामी की बिना कंसेंट के किसी पर्सन को किराए पर दे देता है उस मकान को या उसका कोई पोर्शन, तो वो अनलॉफुल सबलेटिंग हो जाएगी। तो अगर वो कंसेंट से देता है, मतलब लैंडलॉर्ड से कंसेंट ले ले और फिर दे, तो लॉफुल हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि कोई भी अभिधारी यानी किराएदार भूस्वामी की लिखित पूर्व सम्मति के बिना, मतलब उसकी कंसेंट के बिना, अपने द्वारा अभिधारी के रूप में धारित स्थान को पूर्णतः या उसके किसी भाग को उपभाड़े पर नहीं देगा। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बताइए ना, कि निर्बंधन है, तो कंडीशंस बताइए कि कब आप नहीं दे सकते हो। तो लिखित पूर्व सम्मति के बिना नहीं दे सकते हो, है ना। रिटन कंसेंट अगर आपने नहीं दी है लैंडलॉर्ड की, तो आप जो अभिधारी है, जो किराएदार है, वो या तो पूर्णतः या फिर किसी भाग को उपभाड़े पर नहीं देगा, या अभिधृति में के या उसके किसी भाग में के अपने अधिकारों को अंतरित या समनुदेशित नहीं करेगा। तो विदाउट रिटन कंसेंट आप ये सब नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन ऑन सबलेटिंग, नो टेनेंट शैल विदाउट द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड। पहले से आपको कंसेंट लैंडलॉर्ड की लेकर के रखना है, वो भी इन राइटिंग में, कि आपका जो मकान मालिक है वो आपको लिख करके दे दे कि ठीक है, जब तुम्हें देना हो किसी को मकान किराए पर तो तुम दे सकते हो, सबलेट उसको कर सकते हो। मैंने तुम्हें किराए पर दिया है, तुम किसी थर्ड पर्सन को फिर से सबलेट कर सकते हो। तो लेकिन ये कैसा होगा, विद द परमिशन, रिटन परमिशन, वो भी प्रीवियस, है ना, पहले से लेकर रखेगा। तो बिना प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग के अगर लैंडलॉर्ड को टेनेंट जो है नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, सबलेट द होल और एनी पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन हाइड बाय हिम और ट्रांसफर और असाइन हिज राइट इन द टेनेंसी और इन एनी पार्ट देयर, ना ही जो उसके टेनेंसी के अंतर्गत आने वाले अधिकार है, ना ही वो ट्रांसफर करेगा, ना असाइन करेगा, ना ही पार्ट। वो एक ही बात है कहने का कुल मिलाकर। सबसेक्शन 2 में क्या है, नो लैंडलॉर्ड शैल क्लेम और रिसीव द पेमेंट of any sum as premium or pagri, or claim or receive any consideration whatsoever in cash or in kind for giving his consent to the subletting of the whole or any part of the accommodation held by the tenant। अब क्या कह रहे हैं, पहले निर्बंधन लगाया अभिधारी पर कि जो किराएदार है वो बिना प्रीवियस कंसेंट के लिखित सम्मति के अभिधारी जो है वो देगा नहीं स्थान सबलेटिंग पे या उपअभिधृति पे। लेकिन अब सबसेक्शन 2 में जो है मकान मालिक पे निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि जो भूस्वामी है, जो मकान मालिक है, वो किराएदार द्वारा जो स्थान उसने धारित किया हुआ है उसको पूर्णतः है उसके किसी भाग को उपभाड़े पर दिए जाने की अपनी सम्मति देने के लिए कोई प्रीमियम में पकड़ी नहीं ले सकता। अब अगर सपोज करो किराएदार मकान मालिक के पास गया रिटन कंसेंट लेने के लिए उनकी कि सर हम जो है ये मकान का कोई पार्ट जो है इसको सबलेट कर दे,
तो मकान मालिक कहने लगे कि ठीक है पहले प्रीमियम या पगड़ी जमा करो उसके बाद कर सकते हो, तो ये लॉफुल नहीं होगा। फ्री मतलब उसको फ्रीली कंसेंट देनी है, ये नहीं कि बदले में प्रतिफल स्वरूप क्या ले रहे हो, प्रीमियम या पगड़ी ले रहे हो। तो भूस्वामी सम्मति देने के लिए कोई प्रीमियम या पगड़ी के रूप में किसी राशि का समुदाय का ना तो दावा करेगा और ना प्राप्त करेगा। मतलब ना तो वो खुद से मांगेगा और ना ऐसा कि किराएदार पहुंच जाए कि सर ये प्रीमियम में पगड़ी ले लो हम आपका मकान सबलेट कर रहे हैं, नहीं, ना तो प्राप्त करेगा ना दावा करेगा, और ना नगद या वस्तु के रूप में किसी प्रतिफल का दावा करेगा और ना ही ऐसा कोई प्रतिफल प्राप्त करेगा, या कैश या काइंड किसी भी फॉर्म में कोई और मतलब कैश या काइंड के रूप में भी अपनी कंसेंट देने के लिए कोई भी कंसीडरेशन नहीं लेगा। ठीक है, तो प्रीमियम और पगड़ी क्लेम और रिसीव नहीं करेगा, कंसीडरेशन किसी भी फॉर्म में चाहे कैश के फॉर्म में या काइंड के फॉर्म में रिसीव या क्लेम नहीं करेगा। ये हो गया आपके सेक्शन 14। ठीक, सिंपल है। अब है सेक्शन 15। देखते हैं सेक्शन 15 में क्या बताया गया है। सेक्शन 15 बात करिए नोटिस ऑफ क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सबटेनेंसी, कि अब ये जो सबटेनेंसी कर ली है, मतलब सबटेनेंसी स्टार्ट हो गई है, तो कब स्टार्ट हुई, कब क्रिएट हुई और कब टर्मिनेट होगी या कब टर्मिनेशन हो रहा है, इन दोनों की ही सूचना देनी होगी। तो ये कंडीशन आपको सेक्शन 15 में बताई गई है। उप अभिधर्ती के सृजन तथा पर्यावसान की सूचना, कब वो सृजित हुई, इस तारीख से कब टर्मिनेशन। तो वेयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद की बात बता रहे हैं। ठीक है, ये वाला एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसके कमेंसमेंट के बाद, एनी एकोमोडेशन इज सबलेट आइदर इन फुल और इन पार्ट बाय द टेनेंट विद द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड। मतलब सारी चीजें लॉफुल तरीके से हुई। ऊपर जो 14 है उसकी कंडीशंस फुलफिल करते हुए है कि जो एकोमोडेशन है उसका पूरा एकोमोडेशन या उसका कोई पार्ट सबलेट किया गया है बाकायदा प्रीवियस कंसेंट लेकर के, लैंडलॉर्ड की प्रीवियस कंसेंट जो है ले ली थी और उसके बाद सबलेट कर दिया गया बाद में। तो द टेनेंट और द सब टेनेंट टू whom the accommodation is sublet may in the prescribed manner give notice to the landlord of creation of the subtenancy within 1 month of the date of such subletting। तो ऐसा जो किराएदार या सब मतलब उप किराएदार है, तो जिस तारीख को इन्होंने क्या किया है, एकोमोडेशन को सबलेट किया है, उस तारीख in the prescribed manner give notice to the landlord of creation of subtenancy within 1 month of the date of such subletting। तो जिस तारीख को ऐसी उप अभिधृति स्टार्ट हुई है, तो उप अभिधृति स्टार्ट होने की तारीख से 1 मंथ के अंदर 30 दिन, मतलब यहाँ पे कभी भी लैंग्वेज में अगर 1 मंथ है और आपको ऑप्शन में, आप हमेशा देखें जब भी आप ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन में आएंगे एग्जाम में, तो वो 1 मंथ भी देंगे आपको ऑप्शन में और 30 डेज भी देंगे। तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर 30 डेज दिया है तो आपको वहां 30 डेज नहीं लगाना है, अगर सेक्शन में 1 मंथ यूज है तो 1 मंथ ही लगाना है ना। ये नहीं आप सोचे कि अरे 30 दिन का मतलब 1 मंथ तो ही होता है तो अपन धोखे से 30 दिन पे लगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 मंथ में 30 डेज भी होते हैं और 31 डेज भी होते हैं। तो जब मंथ की बात होती है तो 30 और 31 डेज दोनों आ जाते हैं, और किसी किसी प्रोविजन में 30 डेज क्लियरली लिखा होता है तो हमें 30 डेज लगाने होते हैं। ठीक है, तो विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ सच सबलेटिंग, तो जिस तारीख से उप अभिधृति की गई है उस तारीख से 1 मंथ के अंदर अंदर नोटिस दे देना है। एंड नोटिफाई द टर्मिनेशन ऑफ सच सबटेनेंसी विद इन 1 मंथ ऑफ द टर्मिनेशन, और जिस तारीख को टर्मिनेशन होगा उस तारीख से 1 मंथ के अंदर टर्मिनेशन का नोटिस दे देना है। हिंदी में क्या वर्ड्स यूज किए गए इसके लिए, सृजन और पर्यावसान। जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात अभिधारी द्वारा भूस्वामी की लिखित पूर्व सम्मति से कोई स्थान या तो पूर्णता या भाग का उपभाड़े पर उठा दिया जाता है, वहां वह अभिधारी और उपअभिधारी जिसको कि वह स्थान उपभाड़े पर दिया गया है विहित रीति में उस उप अभिधृति के सृजन की सूचना इस प्रकार उपभाड़े पर दिए जाने की तारीख के 1 मास के भीतर भूस्वामी को दे देगा। जिस तारीख को उपभाड़े पर दिया गया है तब से 1 मंथ के अंदर सूचना दे देगा मकान मालिक को, चाहे तो अभिधारी दे दे चाहे तो उपअभिधारी दे दे। तथा ऐसी अभिधृति की पर्यावसान को ऐसा
पर्यावसान होने के 1 मास के भीतर अधिसूचित कर सकेगा। और जब टर्मिनेशन होगा तो टर्मिनेशन की नोटिस भी 1 मंथ के अंदर दे देगा टर्मिनेशन होने की तारीख से। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2 है इसकी, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व, अब बात आ रही है पहले कि जब ये वाला एक्ट नहीं आया था उसके पहले ही सबलेट कर दिया है मकान, देन क्या होगा, तो टाइम पीरियड थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर इस एक्ट के आने के बाद किसी मकान का सबलेट किया गया है तो 1 मंथ के अंदर नोटिस देना है, लेकिन इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले कोई स्थान या पूर्णतः भागता अभिधारी द्वारा विधि पूर्वक उपभाड़े पर उठा दिया गया है, वहां वह अभिधारी या उप अभिधारी जिसको कि वह स्थान उपभाड़े पर दिया जाता है, वह स्थिति में ऐसी उपधरती के सृजन की सूचना इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 6 मास के भीतर भूस्वामी को देगा। तो विद इन 6 मंथ, कब से, इस एक्ट के प्रारंभ होने की तारीख से, ना कि सब टेनेंसी की तारीख से। ऊपर वाली क्लॉज में 1 मंथ कब से है, जिस तारीख को उपभाड़े पर दिया गया है, उपभाड़े पर दिए जाने की तारीख से 1 मंथ के अंदर नोटिस देना है सृजन का। क्रिएशन ऑफ सबलेटिंग का कब से देना है, इस एक्ट के बाद यदि सबलेट किया गया है कोई मकान तो जिस तारीख को सबलेटिंग स्टार्ट हुई है उस तारीख से 1 मंथ के अंदर। और अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले ही कोई एकोमोडेशन सबलेट कर दिया गया है तो उसकी नोटिस, उसकी क्रिएशन की नोटिस कब देनी है, इस एक्ट के कमेंसमेंट की तारीख से 6 मंथ के अंदर भूस्वामी को देना। क्लियर। तथा ऐसी उप अभिवृत्ति के पर्यावसान को ऐसा पर्यावसान होने के 1 मास के भीतर अधिसूचित कर सकेगा। तो टर्मिनेशन का सिंपल है, टर्मिनेशन में कोई अंतर नहीं है, चाहे इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद सबलेटिंग किया गया हो, चाहे इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले सबलेट किया गया हो, टर्मिनेशन की सूचना टर्मिनेशन की तारीख से 1 मंथ के अंदर दे रही है। लेकिन क्रिएशन की नोटिस की जो पीरियड है वो अलग अलग है। अगर इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद सबलेट किया गया है तो सबलेट होने की तारीख से 1 मंथ के अंदर लैंडलॉर्ड को सूचना देना है क्रिएशन ऑफ सबटेनेंसी की। और इस एक्ट के प्रारंभ होने के पहले, कमेंसमेंट के पहले कोई एकोमोडेशन सबलेट किया गया है तो इस एक्ट के प्रारंभ होने के 6 मास के भीतर भूस्वामी को सूचना देना है। मतलब ये एक्ट कौन सी तारीख को प्रारंभ हुआ, डेट क्या है बताइए, कितनी तारीख से ये एक्ट लागू हुआ, 30 दिसंबर 1961 है ना, 30 दिसंबर 1961। तो इस एक्ट के प्रारंभ होने के पहले ही कोई भाग सबलेट कर दिया गया था और बाद में 30 दिसंबर 1961 को फिर ये एक्ट लागू हुआ। तो 30 दिसंबर 1961 से 6 मंथ के बाद भूस्वामी को नोटिस देना पड़ेगा सबटेनेंसी का। ठीक है, तो ये प्रोविजंस क्यों डाले गए हैं ऐसे इस टाइप के, क्योंकि जब कोई भी लॉ नया नया आता है तो उस लॉ से रिलेटेड मैटर्स ऑलरेडी पेंडिंग होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो चल रही होती है, तो कुछ क्लॉजेस ऐसे डालना पड़ते हैं जो तुरंत की जो भी सिचुएशंस है उनको हैंडल कर सके। तो ये प्रोविजंस अब तो लागू होंगे नहीं, 1961 बहुत पुराना हो गया, तब से 6 मंथ के जब से तो पता नहीं कितने साल बीत चुके। तो ये प्रोविजंस कब की कंडीशन के लिए है, ये प्रोविजंस तुरंत के लिए थे कि जब ये एक्ट आया होगा उस टाइम पे जो मकान रहे होंगे, किसी ने सबलेट किया होगा, किराए पर दिए होंगे, तो अब उनको उन मैटर्स को डील करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसकी सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में बताया गया है, जहां उपधारा 2 में वर्णित किसी मामले में भूस्वामी यह प्रतिवाद करता है कि वह स्थान विधि पूर्वक उपभाड़े पर नहीं दिया गया था और या तो भूस्वामी द्वारा या उप अभिधारी द्वारा भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को इस निमित्त आवेदन यथा स्थिति उपभाड़े पर दिए जाने की सूचना के भूस्वामी को प्राप्त होने की या अभिधारी या उप अभिधारी द्वारा सूचना के दिए जाने की तारीख से 2 मास के भीतर किया जाता है, वहां भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उस विवाद का विनिश्चय करेगा। अब क्या कह रहे हैं ये सबसेक्शन 3 में, एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। Where in any case mentioned in subsection 2, the landlord contests that the accommodation was not lawfully sublet
and an application is made to the RTA in this behalf either by the landlord or by the subtenant within 2 months of the date of the receipt of the notice of subletting by the landlord or the issue of the notice by the tenant or the subtenant as the case may be, the RTA shall decide the dispute. अब इस बात को लेकर के डिस्प्यूट अराइज हुआ है कि लैंडलॉर्ड कह रहा है कि सबसेक्शन 2 वाली बात बता रहे हैं, मतलब इस एक्ट के अमेंडमेंट के पहले यदि कोई मकान सबलेट किया गया है उस कंडीशन में लैंडलॉर्ड कंटेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि लॉफुली सबलेट नहीं था। वो कह रहा है कि सर ये लॉफुल सबलेटिंग है ही नहीं, मतलब लॉफुल सबलेटिंग नहीं है मतलब विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड किसी पार्ट को सबलेट कर दिया गया। मतलब लैंडलॉर्ड कह रहा है कि सर मेरी तो कंसेंट ली ही नहीं थी, तो कंसेंट लेकर नहीं किया मतलब लॉफुल नहीं है। तो अगर जहाँ पे ऐसा कंटेस्ट, ऐसा हिंदी में क्या वर्ड यूज है, कंसेंट, ऐसा प्रतिवाद करता है यदि भूस्वामी कि लॉफुल सबलेटिंग नहीं है या इस संबंध में कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है आरसीए को, चाहे तो लैंडलॉर्ड के द्वारा या तो सबटेनेंट के द्वारा, किसी के भी द्वारा, वो बिकम विदिन 2 months ऑफ द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ सबलेटिंग बाय द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को जिस दिन सूचना प्राप्त हुई सबलेटिंग की, उस तारीख से 2 months के अंदर अंदर यदि इस बारे में कोई एप्लीकेशन आरसीए को की जाती है तो आरसीए इस डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा। तो मतलब अगर सब टेनेंसी लॉफुल है या नहीं है इसका डिसीजन कौन करता है, आरसीए करता है। मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है। नहीं तो अपन सोचे सिविल कोड डिसाइड करेगा, है ना, क्योंकि हमने 12 में सिविल कोड पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत जगह पावर सिविल कोड को है, बहुत जगह आरसीए को है। तो यदि ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कि क्या कोई मकान लॉफुली सबलेट है या नहीं है, तो इस बात का निर्धारण कौन करेगा, आरसीए करेगा, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी इस विवाद को निपटाएगा, विनिश्चय करेगा। क्लियर? सेक्शन 15 क्लियर है? आरसीए डिसाइड द डिस्प्यूट। अब है सेक्शन 16। सेक्शन 16 देखते हैं। सेक्शन 16 है कतिपय दशाओं में उप अभिधारी होगा। अब कुछ कंडीशन बता रहे हैं कि जो उप अभिधारी है वो अभिधारी बन जाएगा, है ना। सब टेनेंट टू बी टेनेंट इन सर्टेन केसेस क्या है, तो यहाँ पर ये बताया गया है जहां किसी स्थान के संबंध में बेदखली के लिए कोई भी आदेश धारा 12 के अधीन किसी अभिधारी के विरुद्ध किया जाता है, किंतु धारा 15 में निर्दिष्ट किए गए किसी उप अभिधारी के विरुद्ध नहीं किया जाता है और उप अभिधृति की सूचना भूस्वामी को दी जा चुकी हो, वहां उस आदेश की तारीख से उस उप अभिधारी के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह उस स्थान के संबंध में जो कि उसके अधिभोग में है ऐसा अभिधारी बन गया है जो भूस्वामी के अधीन सीधे ही उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करता है जिन पर की अभिधारी उस दशा में जबकि अभिधृति चालू रही होती भूस्वामी से धारण करता। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि where an order for eviction in respect of any accommodation is made under section 12 against a tenant but not against a subtenant referred to in section 15 and a notice of the subtenancy has been given to the landlord, the subtenant with effect from the date of the order be deemed to become a tenant holding directly under the landlord in respect of the accommodation in his occupation on the same terms and conditions on which the tenant would have held from the landlord if the tenancy had continued। ये बात हो रही है सेक्शन 12 के बी वाले पॉइंट की। सेक्शन 12 में इविक्शन का एक आधार था कि जहां पे अनलॉफुली सबलेट किया है,
जहां पर किराएदार ने अनलॉफुली मकान को सबलेट कर दिया है, तो वो भी एक आधार था अभिधारी के विरुद्ध बेदखली का लिए वाद फाइल करने का। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जहां पर इविक्शन का ऑर्डर सेक्शन 12 के अंतर्गत निकल चुका है टेनेंट के अगेंस्ट, ठीक है, तो वहां पे सब टेनेंट्स की क्या कंडीशन होगी, मतलब अगर सब टेनेंट है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ऑर्डर का। तो यहाँ पर ये बताया गया है, हमने ऑलरेडी सेक्शन 12 में पढ़ लिया है कि वो आधार है। पहले हमने सेक्शन 12 की सबसेक्शन 1B में पढ़ा था कि अनलॉफुल सबलेट अगर किया गया है तो उसका आधार है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सब टेनेंट होता है, तो एविक्शन का जो आदेश टेनेंट के अगेंस्ट पारित हुआ है उस ग्राउंड पे, अनलॉफुली सबलेटिंग वाले ग्राउंड पे, तो उसका इफेक्ट सब टेनेंट पे नहीं पड़ता जब तक कि उसको पार्टी ना बना लिया जाए या जब तक कि उस पर उस ऑर्डर को बाइंडिंग ना किया जाए। ये हम ऑलरेडी सेक्शन 12 में पढ़ चुके हैं कि कोई भी उप अभिधृति को जब तक पक्षकार नहीं बनाया जाएगा या जब तक उस आदेश को, एविक्शन बेदखली का जो आदेश उस पर बाध्यकारी नहीं किया जाएगा, जब तक सब टेनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वहां पे इतनी बात हमें पढ़ने मिली सेक्शन 12 में कि वहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उस आदेश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो फिर क्या होता है। तो सेक्शन 16 में आपको बताया है कि ऐसी कंडीशन में जब धारा 12 के अंतर्गत बेदखली का आदेश पारित हो जाता है, लेकिन ऐसा आदेश बट नॉट अगेंस्ट सब टेनेंट रिफर्ड टू इन सेक्शन 15, लेकिन धारा 15 में बताए गए सब टेनेंट पे उसका कोई उस आदेश को रिफर नहीं किया गया है, उसके अगेंस्ट नहीं है, तब एंड अ नोटिस ऑफ द सब टेनेंसी हैज बीन गिवन टू द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड को सब टेनेंसी की सूचना दी जा चुकी है। द सब टेनेंट शैल with effect from the date of the order be deemed to become a tenant holding directly under the landlord। तो फिर ऐसा जो सब टेनेंट है वो क्या मान लिया जाएगा कि अब वो डायरेक्ट टेनेंट है। अब सब टेनेंट डायरेक्ट टेनेंट की जगह पे आ जाएगा, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, आदेश एविक्शन बेदखली के आदेश की तारीख से ऐसा अभिधारी डायरेक्टली लैंडलॉर्ड के अंडर टेनेंट माना जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द एकोमोडेशन in his occupation on the same terms and conditions on which the tenant would have held from the landlord। तो वो सारे अधिकार उसको मिल जाएंगे जो टेनेंट को थी, if the tenancy had continued, अगर टेनेंसी को वो कंटिन्यूड रखता है तो। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है हमें इसमें है। इसका सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में लिखा है कि जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व किसी स्थान के संबंध में किसी अभिधारी के हित का पर्यावसान किसी ऐसे उप अभिधारी के जिसको कि वह स्थान विधि पूर्वक या तो पूर्णतः या भागता उप भाड़े पर दिया गया था, हित का पर्यावसान किए बिना ही कर दिया गया हो, वहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से उस उप अभिधारी के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह ऐसा अभिधारी बन गया है जो भूस्वामी के अधीन सीधे ही उन्हीं निबंधन तथा शर्तों पर धारण करता है जिन पर की अभिधारी उस दशा में जबकि अभिवृद्धि चालू रही होती भूस्वामी से धारण करता। क्या कह रहे हैं ये, इंग्लिश में देखेंगे। Where before the commencement of this act, the interest of a tenant in respect of any accommodation has been determined without determining the interest of any subtenant। अच्छा, जहां पर जो मेन किराएदार है उसका जो इंटरेस्ट है एकोमोडेशन में उसको डिटरमाइन कर दिया गया है, वो खत्म कर दिया गया, पर्यावसान हो गया है। जो मेन टेनेंट है उस मेन टेनेंट का हित पर्यावसान हो गया है, लेकिन सब टेनेंट का हित पर्यावसान नहीं हुआ है, लेकिन उप अभिधर्ती का जो इंटरेस्ट है वो खत्म नहीं किया गया है मकान में से, है ना। विदाउट डिटर्मिनिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी सब टेनेंट टू whom the accommodation either in whole or in part has been lawfully sublet, जिसको lawfully वो मकान पूरा या उसका कोई भाग सबलेट किया गया था। The subtenant shall with effect from the date of the commencement of this act, तो ऐसा जो सबटेनेंट है वो किस तारीख से, जिस तारीख को ये अधिनियम प्रारंभ होगा उस तारीख से be deemed to have become the tenant holding directly under the landlord,
तो ऐसा अभिधारी इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से उस उप अभिधारी के संबंध में यह समझा जाएगा कि वो अभिधारी बन गया, मतलब ये अब मेंटेनेंट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंट का हित समाप्त कर दिया गया, पर्यावसित कर दिया गया है, लेकिन इसका नहीं किया गया है। तो ऐसा उप अभिधारी जिसका हित समाप्त नहीं किया गया है और मेन अभिधारी का हित समाप्त कर दिया गया है, तो इस एक्ट के प्रारंभ होने की तारीख से डायरेक्टली अपना जो राइट है वो होल्ड करेगा अंडर लैंडलॉर्ड, उन्हीं सेम टर्म और कंडीशंस पे जो टेनेंट की थी, जो टेनेंट होल्ड किए हुए था, इफ द टेनेंसी हैड कंटिन्यूड, अगर टेनेंसी जो है चालू रहेगी तो चालू करता है। ठीक है, क्लियर, सिंपल सी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है इसमें, समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अब देखिए सेक्शन 17, अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। अब ये फिर से वही वाला पॉइंट आ गया सेक्शन 12 का ई और एफ। सेक्शन 12 में जो ई और एफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए मकान खाली करवा रहे थे, तो अब सेक्शन 17 में बता रहे हैं कि खाली तो करवा लिया, इविक्शन ऑर्डर आ गया, खाली हो गया, अब जो मकान मालिक है वो उसका कब्जा, उसका अधिभोग, उसका ऑक्यूपेंसी, उसका कब्जा लेगा, कैसे लेगा, है ना। और जो अभिधारी है, क्या उसको पुनः प्रवेश दिलवाया जा सकता है या पुनः प्राप्ति की जा सकती है क्या कब्जे की, वो कंडीशंस बताई गई कि कब जो अभिधारी है वो पुनः प्राप्त कर पाएगा कब्जा ऐसे निकाले गए मकान में से, या कब जो है आपका टेनेंट जो है वो कब पोजेशन को रिकवर कर सकेगा, क्या क्या कंडीशन है ना। अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति, इंग्लिश में क्या लिखा है, रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री। ठीक, तो देखिए, वेयर अ लैंडलॉर्ड रिकवर्स पोजेशन of any accommodation from the tenant in pursuance of an order made under clause EF of subsection 1 of section 12, the landlord shall not, except with the permission of RCA, obtained in the prescribed manner, relet the whole or any part of the accommodation within 2 years from the date of obtaining such possession। पहले इतना पढ़ना है ना, obtaining such possession क्या बोल रहे हैं कि जहां कोई भूस्वामी धारा 12 को धारा 1 के खंड ड और चा के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में अभिधारी से किसी स्थान का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेता है, वहां भूस्वामी विहित रीति में अभिप्राप्त की गई भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना उस संपूर्ण स्थान को या उसके किसी भाग को ऐसा कब्जा अभिप्राप्त करने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर पुनः भाड़े पर नहीं देगा, और ऐसी अनुज्ञा देते समय भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी भूस्वामी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे बेदखल किए गए आदेश अभिधारी को उस स्थान का कब्जा दे। अब ये कह रहे हैं कि जहां पे ई और एफ के जो ग्राउंड था बोनाफाइड रिक्वायरमेंट धारा 12 में, उसने सूट फाइल किया था, बेदखली का आदेश हो गया, बेदखली के आदेश के बाद कब्जा भी मिल गया मकान मालिक को, लिखा है ना, अभिधारी से किसी स्थान का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेता, मतलब कब्जा भी ले लिया। तो अब कब्जा लेने के बाद जो भूस्वामी है वो उस मकान को फिर से किराए पर नहीं दे सकता किसी और पर्सन को, कब तक, 2 साल तक पुनः भाड़े पर नहीं देगा। कब से नहीं देगा, भूस्वामी विहित रीति में अभिप्राप्त की गई भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना उस संपूर्ण स्थान को या उसके किसी भाग को ऐसा कब्जा अभिप्राप्त करने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर पुनः भाड़े पर नहीं देगा। तो जिस तारीख को मकान मालिक ने कब्जा ले लिया किराएदार से, तो कब्जा लेने की तारीख से 2 वर्ष के अंदर अंदर तक, अब आप कम से मतलब 2 वर्ष के अंदर मतलब 2 इयर्स तक आप उस मकान को किसी और को किराए पर नहीं दे सकते बिना आरसीए की परमिशन के। अगर आपको 2 वर्ष के अंदर अंदर किसी को किराए पर देना है तो आपको आरसीए की परमिशन लेना पड़ेगी। 2 वर्ष तक आप रुक जाते हो, अगर 2 वर्ष तक आप किसी को किराए पर नहीं देते हो,
तो 2 वर्ष के बाद आप बिना आरटीए की परमिशन के किराए पर दे सकते हो। ऐसा प्रावधान क्यों? क्योंकि आपने ई और एफ का ग्राउंड लेकर के खाली करवाया था, मतलब आपने खुद के उपयोग के लिए मकान खाली करवाया था। ई मतलब आपने खुद के रहने के लिए, एफ आपने खुद के व्यापार करने के लिए आपने मकान खाली करवाया। बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, आपने कहा हमें जरूरत है, खुद के लिए जरूरत है, तो ये बोल करके आपने मकान खाली करवा लिया, कब्जा ले लिया, अब आप उसको किसी दूसरे पर्सन को किराए पर दे रहे हो। तो नहीं, ऐसा कैसे दे रहे हो? फिर आपने क्यों खाली करवाया जब आपको किराए पर नहीं देना था? तो इन्होंने कहा है कि ऐसा मकान का कब्जा प्राप्त करने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर आप फिर से किसी और को किराए पर नहीं दे सकते बिना आरटीए की परमिशन के। अगर देना है तो कंडीशन ऐसी हो जाए कि भैया आपने कब्जा प्राप्त किया, कब्जा प्राप्त करने के बाद 1 साल तक तो आप वहां रहे, फिर कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि अब आपको वहां से जाना है, तो आपको भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को सब बताते हुए उनकी परमिशन लेना पड़ेगी। सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, 1 साल हम लोग यहाँ रह ली, अब हमें किराए पर देना है, तो उनकी कंसेंट अगर मिल जाए आरसीए की तो आप दे दो। अब क्या है आगे? और ऐसी अनुज्ञा देते समय भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी भूस्वामी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे बेदखल किए गए अभिधारी को उस स्थान का कब्जा दे। और जब आरसीए डिसाइड करेगा कि भैया किराए पर देना है मकान, नहीं देना है 2 वर्ष के भीतर, तो वो ऐसा आदेश, ऐसा निर्देश दे सकता है कि जिस किराएदार को आपने निकाला है, बेदखल किया है, उसी को वापस कब्जा दे दो। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 देखिए, जहां कोई भूस्वामी पूर्वोक्तानुसार किसी स्थान का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेता है, पूर्वोक्तानुसार मतलब ऊपर बताई गई बात के अनुसार, जैसा इन्होंने ऊपर बताई ना पूरी उतनी, धारा 12 शुद्ध धारा 1 के खंड ई एफ के अंतर्गत पुनः प्राप्त कर लिया है, तो वो वाला पूर्वोक्तानुसार किसी स्थान का कब्जा प्राप्त कर लेता है और वह स्थान ऐसा कब्जा प्राप्त किए जाने के 2 मास के भीतर भूस्वामी द्वारा, यदि वह उसका स्वामी है या उस व्यक्ति द्वारा जिसके की फायदे के लिए वह संधारित है, अधिभोग में नहीं लिया जाता। पहली कंडीशन। अब क्या हुआ? कब्जा तो आपने प्राप्त कर लिया, कब्जा लेना और अधिभोग में करना। अधिभोग में करना मतलब आप रहे नहीं हो, आपने कब्जा तो ले लिया, और कब्जा लेने के बाद कब्जा प्राप्त किए जाने के 2 मंथ के अंदर अंदर आपने उसको अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया, आप उसमें जाके रहना शुरू नहीं किया आपने, भूस्वामी ने या ऐसा व्यक्ति जिस चीज के फायदे के लिए वो स्थान धारक था, उस व्यक्ति ने। क्या हुआ? 2 मंथ के अंदर कब्जा प्राप्त करने की तारीख से 2 मंथ के अंदर अधिभोग में नहीं लिया, या वह स्थान इस प्रकार अधिभोग में ले लिया जाने पर उस तारीख से जिसको कब्जा अभिप्राप्त किया गया हो 2 वर्ष के भीतर किसी भी समय किसी ऐसे व्यक्ति को जो बेदखल किए अभिधारी से भिन्न हो, उपधारा 1 के अधीन भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना पुनः भाड़े पर दे दिया। या फिर 2 मंथ के अंदर तुमने अधिभोग तो ले लिया, लेकिन वही ऊपर वाला क्लॉज जो सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि बिना आरटीए की परमिशन के 2 वर्ष के भीतर तुमने किसी तीसरे पर्सन को किराए पर दे दिया, है ना? 2 कंडीशन हो गई, या तो 2 मंथ के अंदर अंदर तुमने अधिभोग में नहीं लिया, मतलब तुम खुद जाके नहीं रहने लग गए, या तुम खुद जाकर रहने लग गए, उसके बाद तुमने पूरे 2 साल नहीं निकलने दिए और 2 साल के अंदर अंदर तुमने बिना आरटीए की परमिशन के किसी थर्ड पर्सन को किराए पर दे दिया, या ऐसे स्थान का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे कारणों से अंतरित कर दिया जाता है जो आरसीए को सद्भाव पूर्वक प्रतीत न होता हो, वहां भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे बेदखल किए गए अभिधारी द्वारा ऐसे समय के भीतर, तो थर्ड कंडीशन क्या है? पहले तो थर्ड कंडीशन देखो, या ऐसे स्थान का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे कारणों से अंतरित कर दिया है, मतलब अब किसी थर्ड पर्सन को तुमने उसका कब्जा ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो कारण है जिस कारण से तुमने ट्रांसफर किया है कब्जा किसी थर्ड पर्सन को, वो आरसीए को गुड फेथ में ट्रांजेक्शन नहीं लग रहा, उसको नहीं लग रहा कि तुमने सद्भाव पूर्वक दिया है वो कब्जा, आरसीए को नहीं लग रहा कि सद्भाव पूर्वक प्रतीत हो रहा हो उसको, तब वहां पे भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे बेदखल किए गए अभिधारी द्वारा ऐसे समय के भीतर जो कि विहित किया जाए इस संबंध में उसे आवेदन किए जाने पर
भूस्वामी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह अभिधारी की उस स्थान का कब्जा दे दे या उसे ऐसे प्रतिकर का संदाय करे जैसा कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उचित समझे। अब क्या बोल दिया उन्होंने कि अगर ये 3 कंडीशन है सबसेक्शन 2 की, क्या कि कब्जा प्राप्त मतलब वह स्थान, मतलब जो कब्जा लिया है उसके 2 मंथ के अंदर अधिभोग में नहीं लिया, अधिभोग में लेने के बाद 2 वर्ष के अंदर अंदर बिना आरसी की परमिशन की किसी थर्ड पर्सन को किराए पर दे दिया, या किसी थर्ड पर्सन को उसका कब्जा किसी अन्य कारण से दे दिया जो कारण आरसीए को सदभावपूर्वक सिद्ध नहीं हो रहा है, तब जो किराएदार है, बेदखल किया गया किराएदार है, वो आवेदन करेगा आरसीए को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। तब आरसीए उसके द्वारा किए गए आवेदन पे, किसके द्वारा, जो बेदखल किया गया किराएदार है उसके द्वारा किए गए आवेदन पे आरसीए जो है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी है वो भूस्वामी को ऑर्डर देगा, निर्देश देगा कि आप उस अभिधारी को वापस कब्जा दो, अगर आपको देना है तो उसी को वापस दो, या फिर नहीं दे सकते तो कंपनसेशन दो, जितना जैसा भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उचित समझे उतना कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इंग्लिश में रीड करेंगे इसकी लैंग्वेज। सबसेक्शन 2 की, where landlord recovers possession of any accommodation as aforesaid and the accommodation is not occupied by the landlord। तो क्या है कि accommodation जो है, possession तो आपने रिकवर कर लिया लेकिन ऑक्यूपाई नहीं किया, मतलब आप उसमें रहने नहीं गए, if he is the owner thereof or by the person for whose benefit the accommodation is lent। या तो आप अगर खुद ओनर हो तो खुद आपने ऑक्यूपाई नहीं किया, या किसी और पर्सन के बिहाफ में वो एकोमोडेशन है था तो उस पर्सन ने ऑक्यूपाई नहीं किया। Within 2 months of such obtaining such possession, वो possession obtain करने की तारीख से 2 month के अंदर, और the accommodation have been so occupied, या 2 month में आपने occupation ले लिया, लेकिन at any time within 2 years from the date of obtaining possession relet to any person other than the evicted tenant, evicted tenant के अलावा किसी पर्सन को, थर्ड पर्सन को किराए पर दे दिया, वो भी without the permission of RCA within 2 years from the date of possession, possession की तारीख से 2 साल के अंदर अंदर, मतलब सबसेक्शन 1 का वायोलेशन करके, or the possession of such accommodation is transferred to another person for reasons which do not appear to the RCA to be bona fide, या किसी अन्य कारण से another person को आपने ट्रांसफर कर दिया है उसका possession जो RCA को bona fide नहीं लग रहा, may on any application made to it in this behalf by the evicted person tenant within such time as may be prescribed direct the landlord to put the tenant in possession of the accommodation। तो RCA जो है आदेश निर्देश देगा, क्यों देगा, क्योंकि टेनेंट ने इस बिहाफ में, जो इविक्टेड टेनेंट है उसने एप्लीकेशन लगाई आरसीए के पास, तो आरसीए के पास एप्लीकेशन लगाई तो उस एप्लीकेशन पे वो क्या कर देगा कि भैया भूस्वामी जी जो आप हो, आप इन्हीं को वापस कब्जा दे दो, कब्जा नहीं दे सकते तो कंपनसेशन दे दो, कंपनसेशन कितना होगा जितना आरसीए ठीक समझे। ठीक, अब सबसेक्शन 3 देखिए, वेयर द लैंडलॉर्ड मेक्स एनी पेमेंट to the tenant by way of compensation under subsection 6 of section 12। सेक्शन 12 की सबसेक्शन 6 में जो कंपनसेशन पढ़ा था हमने, क्या था वहां पे याद है? सेक्शन 12 की सबसेक्शन 6 में था वो व्यापारिक मैटर्स वाला था ना, कि अगर ग्वालियर उज्जैन इन इलाकों में है तो डबल द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, अदर में है तो अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, 10 साल वाली कंडीशन पड़ी थी, वो वाला पॉइंट है ना। तो सेक्शन 12 की सबसेक्शन 6 में यदि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को कोई कंपनसेशन दे चुका है इविक्टेड टेनेंट को, तब फिर ये जो इविक्टेड टेनेंट है ना, बेदखल किया गया जो अभिधारी है, द इविक्टेड टेनेंट शैल नॉट बी लायबल टू रिफंड। तो ना तो ऐसा इविक्टेड टेनेंट ऐसे कंपनसेशन जो उसको मिल चुका है धारा 12(6) में, तो ना तो वो उसको रिफंड करने के लिए लायबल है ना, टू द लैंडलॉर्ड ऑन बीइंग पुट इन पोजेशन ऑफ द एकोमोडेशन अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। तो evicted tenant shall not be liable to refund the same to the landlord on being put in possession of the accommodation under subsection 1 और subsection 2।
तो अगर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में उसको वापस कब्जा दे दिया जाता है, तो वापस कब्जा मिलने के कारण जो कंपनसेशन उसको धारा 12(6) में मिला था वो वापस रिफंड करने के लिए लायबल नहीं है, ये कहा गया है सबसेक्शन 3 में। हिंदी में देखिए, जहां भूमि स्वामी धारा 12 की उपधारा 6 के अधीन प्रतिकर के रूप में अभिधारी को कोई संदाय कर देता है, वहां बेदखल किया गया अभिधारी उपधारा 1 या 2, उपधारा 1 की 2 इसकी 17 की उपधारा 1 और 2 में हम पढ़ रहे हैं ना कि वापस कब्जा उसी को दे दो। अगर 2 वर्ष के भीतर किसी थर्ड पर्सन को दे दिया गया है तो क्या कह रहे हैं, वापस उसी को देने की बात कहेगा। यहाँ नीचे भी उन्होंने कहा वापस कब्जा उसको दे दो। तो ये कह रहे हैं कि यदि 12(6) में कंपनसेशन ले चुका है तो फिर क्या होगा, तो ये कह रहे हैं कि यदि 12(6) में कंपनसेशन का संदाय हो चुका है भूमि स्वामी द्वारा, तो वहां जो बेदखल किया गया अधिकारी है उपधारा 1 या 2 के अधीन उसे उस स्थान का कब्जा दे दिए जाने पर उसका प्रतिदाय भूस्वामी को करने की दायित्वाधीन नहीं होगा। तो यदि उसको कब्जा वापस मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो 6 में कंपनसेशन मिला था वो उसे वापस कर देगा, वो तो उसको बेदखल करने के लिए मिला था और वो तो जरूरी भी था। ठीक है ना, वहां पे उसको जो कंपनसेशन मिला था वो क्यों मिला था, क्योंकि भैया वो 10 साल तक वहां पे अपना व्यापार जमाया था, तुमने उससे दुकान खाली करवाई, उसका 10 साल का जो भी कंपनसेशन बन रहा था डबल द अमाउंट ऑफ वो मिला था। अब उसको तुमने खाली तो करवा लिया, अब बेचारे ने कहीं और पे अपना व्यापार जमाया होगा, अब 1 साल बाद तुमने वापस उसको कब्जा दे रहे हो, तुम कह रहे हो ठीक है आप वापस आ जाओ, तो अब 1 साल में तो उसको कहां से कहां उसको नुकसान हुआ होगा, 1 साल में उसने दूसरी जगह सेटल हुआ होगा, जमा होगा, अब तुम कह रहे हो वापस आ जाओ, अब वो वापस आएगा भी तो उस 1 साल में तो उसको उतना लॉस हो ही गया होगा। तो इन्होंने कहा है कि जो प्रतिकर मिल चुका है उसको वापस नहीं देना है आपको, भले ही कब्जा आपको सबसेक्शन 1 और 2 में मिल जाए, पुनः प्राप्त। ठीक है, समझ में आया? अनम्यूट करके बताइए। यस मैम, मैं रिवीजन कर लूंगी, आप जाओगे ना जिस दिन लीव लेओगे उस दिन मैं रिवीजन कर लूंगी एक बार पूरा। ठीक है, ओके मैम, थैंक्स। ओके, वेलकम, गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर। यू टू।